चिपचिपी रहती है। यू कैन से दोमट सेल्टार, ये चिपचिपी रहती है। और जो ऊपर की जो ढाल होती है वहाँ पे इसका मतलब ये पूरे मोटी परत में इकट्ठा हो जाती है। जो ढाल होती है ये एक मोटी परत में वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है स्लोप्स में। और इन द स्नो कवर्ड एरिया, जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं हिमालयस के, these soils experience denudation, these soils experience denudation and are acidic with low humus content। क्या होते हैं, जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर इस सॉइल में भी क्या होती है, स्नो कवर्ड हो जाता है, बर्फ़ बिल्कुल कवर्ड हो जाती है। बर्फ़ कवर्ड होने के कारण क्या होता है कि डेनुडेशन होने लगता है। डेनुडेशन मतलब कि डिग्रेडेशन, इरोजन होने लगता है सॉइल का। इरोजन कैसे होगा, जब बर्फ़ ऊपर जम जाएगी तो आप मिट्टी का कोई यूज़ नहीं कर पाओगे, और इसके कारण जो एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट हो जाता है उस मिट्टी में। एंड द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, particularly on the river terrain, our alluvial fans are fertile। देखिए, अगर हमें जो मिट्टी माउंटेन एरियाज में मिलती है वो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, वो लोमी रहती है और सिल्ट रहती है, और वो उसके मतलब ऊपर स्लोप्स में जो अपर स्लोप्स है वहाँ पे परत इकट्ठी हो जाती है। देन अगर आप स्नो कवर्ड एरिया की बात करेंगे, जो हिमालय के स्नो कवर्ड एरिया, तो वहाँ की मिट्टी इरोजन हो जाता है और उसमें कमी हो जाती है ह्यूमस कंटेंट की। एंड जो फाउंड, जो लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है, जो लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेंस में, पर्टिकुलरली जो रिवर टेरेंस में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो एलोविलियल होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल रहती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल रहती है, फर्टिलिटी रहती है उसमें। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज let's discuss about arid soil। let's revise it। Found in the western part of the Rajasthan, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में मिलता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इसमें कल्टिवेटेड किया जा सकता है। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट, एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए वहाँ पे लैक ऑफ ह्यूमस हो जाता है, मॉइस्चर भी उड़ जाता है, और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा ही वहाँ पर हाई रहता है, और इसीलिए अगर एवोपरेशन करेंगे तो हमें नमक ही नमक मिलेगा। देन फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल हमें कहाँ पे, हिली और माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है। एंड फीचर डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन, ये लोकेशन पे बेस्ड होता है। एंड लोमी और सिल्ट हमें कहाँ मिलता है, वैली साइड्स में मिलता है, और अपर स्लोप्स में ये बिल्कुल परत पे परत इकट्ठा होते हैं। और सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स, वैली में जो सिल्ट इकट्ठे होते हैं, पर्टिकुलरली जो रिवर के टेरेस में, रिवर के जो किनारे इकट्ठे होते हैं, वो एलुवियल फैन बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होते हैं। एलुवियल फैन बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होती है। लेट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल conservation। soil erosion and soil conservation। let the denudation, जो denudations होते हैं, जो मिट्टी का, जो मिट्टी इरोजन होती रहती है उसके क्या होता है, denudation और सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोशन। हम कैसे कहते हैं, फैक्ट है सॉइल इरोशन का कहना है कि मिट्टी का बह जाना, दैट इज सॉइल इरोशन, या मिट्टी पे कुछ पार्टिकल्स का जमा हो जाना जिससे उसकी ह्यूमिडिटी, जिससे वो ह्यूमस अपना खो दे, न्यूट्रिएंट्स खो दे, दैट इज सॉइल इरोशन। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two। हम जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो सॉइल बनता है, और जो सॉइल इरोशन होता है, इन दोनों में एक बैलेंस होता है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होता है, और ऑलवेज इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण। लाइक
डिफॉरेस्टेशन, लाइक डिफॉरेस्टेशन के कारण, एंड सेकेंड पॉइंट इज ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन के कारण हो जाता है सेकेंड ओवरग्रेजिंग, जो हम ओवरग्रेजिंग के कारण भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड इज माइनिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के कारण। ये सारी चीज़ें मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण सॉइल इरोशन भी होता है। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का लगातार कटना, ओवरग्रेजिंग जानवर जब घास खाने जाते हैं या इतने जानवर हो जाते हैं और वहाँ पे पास्चर्स कम ग्रासेस रहते, मतलब उखाड़ उखाड़ के खाते तो ऊपर की परत चली जाती है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग फैक्ट्रीज में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, सीमेंट पार्टिकल्स जो इकट्ठा हो जाते हैं, उससे भी सॉइल इरोशन। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक, और कुछ नेचुरल फोर्सेस भी है जिसके कारण सॉइल इरोशन होते हैं, लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोशन। कुछ नेचुरल फैक्ट्स कौन कौन से हैं? विंड के कारण, ग्लेशियर्स के कारण और वाटर के कारण भी सॉइल इरोशन ऑलवेज होता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेल सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुल्ली। क्या होता है? जो रनिंग वाटर होती है, जो पानी बहते बहते आता है, और पानी हमेशा क्या होता है? बहते बहते आता है, ठीक है, रनिंग वाटर, और वो अपने साथ क्लियर सॉइल्स को, जो सॉइल्स होती हैं, थ्रू द क्लियर सॉइल बहते बहते आता है और डीप चैनल्स बनाता है। यू कैन सी ऑन योर फिगर 1.10 पेज नंबर 11 में, मतलब ये जो गुल्ली है छोटी छोटी परत में मतलब अपनी धाराओं को वो बांट देता है पानी, ठीक है, दैट इज गुल्ली, मतलब डीप चैनल अपने अपने चैनल्स में चले जाता है, एंड दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं? उस चैनल को गुल्ली। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज, जो लैंड अनफिट होता है कल्टीवेशन के लिए, जो जिस लैंड पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते उस लैंड को हम क्या कहते हैं? बैड लैंड। उस लैंड को हम क्या कहते हैं? बैड लैंड। एंड इन द चंबल बेसिस सच लैंड्स आर कॉल्ड, चंबल बेसिस में हम उस लैंड को क्या कहते हैं? रेविन्स। हम चंबल बेसिस में उस लैंड को हम क्या कहते हैं? रेविन। उस लैंड को हम क्या कहते हैं? ऐसी भूमि को, मतलब जो बैड लैंड है उनको हम क्या कहते हैं? रेविन। और समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट, जो वाटर फ्लोज होती है एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया, मतलब एज अ शीट लार्ज एरिया में वो फ्लो होती है ओवर लार्ज एरिया, डाउन अ स्लोप, मतलब ऊपर प्लेन एरियाज में फ्लो होकर वो डाउन स्लोप में वो जो वाटर फ्लोज हो जाते हैं। एंड इन सच केसेस क्या होता है? आप ऊपर की मिट्टी जो होती है वो एक बार जब डाउन में जाती है तो जो टॉप लेयर हमारी ह्यूमस रखती है वो सारी बहकर क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है, टॉप सॉइल क्या हो जाती है? वॉश्ड हो जाती है। एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। अगर आप अपने घर में सीढ़ियों को देखें, लेडर्स को, आप अगर ऊपर से पानी डालते हो तो वो ऊपर से नीचे 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 आकर बिल्कुल नीचे से बह जाती है। तो ऊपर से क्या होती है? जो टॉप लेयर्स होती है, जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? जो फ्लो करती है शीट, और कभी कभी वो डाउन स्लोप में जो मिट्टी, जो डाउन स्लोप में जो वाटर चला जाता है उसके कारण जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होती है? वॉश हो जाती है, बह जाती है। दैट्स कॉल्ड शीट इरोजन। हम उसे क्या कहते हैं? शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल, जो विंड हवाएं चलती हैं उसके कारण भी विंड जो हवाएं अपने साथ क्या करती हैं? उन मिट्टी को ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। क्या होता है? जब तो हवाएं चलती हैं तो जो मिट्टी होती है, जो लूज मिट्टियाँ होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट, वो उड़ने लगती हैं, हवा में उड़ने लगती हैं, स्लोपिंग लैंड्स में उड़ने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड इरोजन भी कहते हैं, विंड इरोजन भी कहते हैं। एंड सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन हमारी डिफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी होता है, लाइक प्लाउइंग इन अ रॉन्ग वे। अगर आप प्लाउ को
रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हो, अप एंड डाउन दी स्लो फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीड्स टू दी सॉइल इरोजन। अगर आप प्लाउ को रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो कि टेरेस फार्मिंग आपने देखा होगा, टेरेस फार्मिंग की तरह आप उसको अप डाउन बना रहे हो, तो आप ऊपर पानी छोड़ोगे तो ऊपर की मिट्टी बह के नीचे, नीचे की नीचे, नीचे की नीचे ऐसे बह के चली जाएगी, और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन। एंड ऐसे में जो ऊपर की मिट्टी है वो पानी के साथ नीचे बहती बहती आ जाती है, और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। एंड मतलब प्लाउ को भी गलत तरीके से यूज़ करने के कारण भी सॉइल इरोजन हो जाता है। और अगर आप प्लाउ को अप एंड डाउन यूज ऐसे कर रहे हो तो मिट्टी भी नीचे बह के चली जाएगी। एंड प्लाउइंग अलोंग दी कॉन्ट्योर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन दी स्लोप। अगर आप प्लाउ को यूज़ कर रहे हो, मतलब अपने हल को यूज़ कर रहे हो, जो काउंटर लाइन्स होती हैं, जब आप अपना प्लाउ यूज़ करते हो, हल को यूज़ करते हो, जो काउंटर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो, जो काउंटर लाइन्स होती हैं वो आपके जो वाटर फ्लोज को कम कर देती हैं। स्लोप्स में वाटर फ्लो स्लोप्स एरिया में वाटर फ्लो को कम कर देती है, वाटर फ्लो कम होता है काउंटर लाइन से, क्योंकि अगर हम काउंटर लाइन हल को लाइन वाइज चलाएंगे काउंटर लाइन्स में तो दैट वो वाटर फ्लोज क्या होगी, कम हो जाएगी। वाटर डाउन क्या होगा, जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर बिल्कुल कम हो जाएगा, उस स्लोप में बहना कम हो जाएगा, जिसे हम काउंटर प्लाइंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन दी स्लोप, जो स्टेप्स हैं ढाल पर, हम उन स्टेप्स को ढाल पे कट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था टेरेस फार्मिंग में उनको बनाना स्लोप लाइक मेकिंग टेरेस, छत की। और टेरेस कल्टीवेशन से रेस्ट्रिक्ट होता है इरोजन। अगर आप टेरेस फार्मिंग करोगे तो इससे आपका इरोजन रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। एंड टेरेस फार्मिंग से इरोजन रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर प्लाउइंग को रॉन्ग वे में आप यूज़ करोगे, अप एंड डाउन चैनल्स को बनाओगे, तो आपका क्या होगा, अप एंड डाउन चैनल्स को बनाने से आपकी मिट्टी क्या होगी, सॉइल इरोजन भी होगी। लेकिन हमारा टेरेस फार्मिंग रेस्ट्रिक्ट करेगा इरोजन को। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में वेल डेवलप्ड है टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। लार्ज फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया है, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और क्या किया जाता है इस टेरेस फार्मिंग में, स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस को आर लेफ्ट टू ग्रो, इनको लेफ्ट में ग्रो किया जाता है क्रॉप के बीच में, मतलब क्रॉप के बीच में इन स्ट्रिप्स को, इन पट्टियों के, इन फसलों के बीच में घास की पट्टियों को उगाया जाता है, जिससे कि घास की पट्टियाँ रहेंगी तो आप पानी भी डालोगे टेरेस फार्मिंग में तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। एंड दिस कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटिंग लाइन्स, जो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज to create shelter also works in a similar way। अगर आप प्लांटिंग लाइन्स क्या करो, शेल्टर बेल्ट बना दो, चारों तरफ प्लांट कर दो ट्रीज को, इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। एंड रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड, इसी को हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अ शेल्टर बेल्ट। These shelter belts have contributed significantly to the establishment of sand dunes। इस शेल्टर बेल्ट के कारण ही शेल्टर बेल्ट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया स्टैब्लिश को सैंड ड्यून्स को स्टैब्लिश करने के लिए। एंड इन स्टैब्लिशिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया में भी इस बेल्ट ने काफ़ी सैंड ड्यून्स और स्टैब्लिशिंग द डेजर्ट स्टैब्लिश किया है डेजर्ट एरियाज को, या एरिड सॉइल्स को बचाने में इन वेस्टर्न इंडिया। दैट्स